अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक्सपोनेंट्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए ताकि क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो सकें। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट्स की और रेडिकल की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अभी आप यहाँ पे जो साइन देख रहे हैं इसको कहते हैं कि ये रेडिकल का साइन है। इसके साइड में अगर मैं यहाँ पे छोटा सा n लिख देती हूँ तो उसको कहते हैं कि ये इंडेक्स है। और अगर इसके नीचे मतलब इसके अंदर मैं कोई टर्म लिख देती हूँ तो उसको कहते हैं कि वो रेडिकेंड है। और अगर इस सब को मैंने पढ़ना हो तो मैं बोलूँगी n रूट ऑफ a। इसी तरह आपके पास जब भी कोई नंबर रेडिकल की फॉर्म में आता है जैसे ये है, तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी a पावर 1/2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अगर यहाँ आपके पास कोई भी टर्म नहीं होती तो आप यहाँ पे इसका ये मतलब होता है कि इसके रूट की वैल्यू है 1/2। इसी तरह अगर आपके पास रेडिकल में यहाँ पे 3 आ जाता है, रेडिकल फॉर्म में यहाँ पे 3 आ जाता है इंडेक्स में, तो आप इसको लिखेंगे a की पावर 1/3। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे कोई और पावर आ जाती है, फॉर एग्जांपल 8 आ जाता है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे a की पावर 1/8। ए से मुराद ये है कि यहाँ पे अंदर कोई भी नंबर हो सकता है एज अ रेडिकेंड। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास इंडेक्स में जो भी नंबर आएगा रेडिकल फॉर्म में, आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/, के नीचे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 था, ये रेडिकल फॉर्म्स है सारी और ये सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स है, तो मैंने इसको 3 को यहाँ पे 1/3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। लेकिन यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं थी साइड में, तो इसको मैंने 1/2 की फॉर्म में लिख लिया। अगर यहाँ रूट के साथ कोई भी टर्म नहीं होती तो डेट मीन्स कि इसकी पावर 1/2 है। अब पहले हम लोग लॉज ऑफ रेडिकल को समझ लेते हैं। इसके आपको 4 लॉज गिवन है। सबसे पहला लॉ ये है कि अगर रेडिकल के साइन के साथ आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएं जो दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, तो आप उन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेटली अलग अलग उसी रूट के साथ लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे इंडेक्स एक ही है, n है, और दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। आप इसको रूट को a के लिए अलग लिख सकते हैं मल्टीप्लाई का साइन के साथ, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और b के साथ अलग कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास डिवाइड हो और डिवाइड में आपके पास a की रूट इस तरह से आ रहा है, तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को भी सेपरेटली अलग अलग रूट के साथ लिख सकते हैं। थर्ड टर्म आपके पास, थर्ड लॉ ये है कि अगर आपके पास रूट हो, nth रूट हो, और आपने यहाँ पे अंदर आपके पास जो रेडिकेंड है उसके ऊपर पावर है m, तो आप उस पावर को एज अ होल भी लिख सकते हैं, मतलब इस पावर को ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हैं। फोर्थ ये है कि ये n है और यहाँ पे बाहर आपके पास टर्म एक n है, तो इस n की जगह इस n को आप 1/n लिख सकते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो रूट में टर्म होती है, सॉरी इंडेक्स में टर्म होती है, उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वाली टर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। n यहाँ पे पहले ही बाहर है, ये वाला n इस वाले n को कैंसिल करेगा, a के ऊपर पावर रह जाएगी 1 जो कि a के इक्वल ही होती है, तो इसलिए यहाँ पे पीछे क्या रह जाएगा, a रह जाएगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं रेडिकल की जो आगे आपके क्वेश्चन में यूज़ होंगी। नेक्स्ट है आपके लॉ ऑफ इंडाइसिस। तो ये आपके एक्सपोनेंट्स के लॉ है। ये इनमें देखिए अगर आप, तो a की पावर m है और डॉट के साथ मतलब मल्टीप्लाई के साथ a की पावर n है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब भी आपके पास ये नीचे वाली टर्म्स, मतलब इनको बेसिस कहते हैं, बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो, तो उनकी पावर्स को हम एक ही के ऊपर लिख के प्लस कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड इसके ये है कि अगर आपके पास a हो, उसके ऊपर एक पावर मल्टीप्लाई हो रही है और बाहर ब्रैकेट के बाहर एक पावर हो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो इनको हम m मल्टीप्लाई n की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे है कि अगर a और b दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में और उनके ऊपर a की पावर हो n, तो आप इस पावर को सेपरेट सेपरेट भी लिख सकती हैं। सिमिलरली यहाँ पे a और b है, इनके ऊपर पावर है n, तो आप इसको डिवाइड के फॉर्म में भी अलग अलग से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास है m, ऊपर है a की पावर में और नीचे a की पावर में n है। तो ये वैसा है जैसे ये वाला था कि दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर्स मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे भी दोनों की बेसिस तो सेम है a, लेकिन यहाँ की जो पावर्स हैं वो डिवाइड में है, तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगी। मल्टीप्लाई में प्लस हो जाती हैं और डिवाइड में माइनस हो जाती हैं। और a की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, डैट मीन्स a के अलावा भी किसी भी टर्म की पावर 0 होती है तो वो इक्वल आ जाती है 1 के, मतलब उसका आंसर 1 आ जाता है। तो ये रूल्स आपने थोड़े से अपने माइंड में रखने हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 81/16 और इसके ऊपर पावर गिवन है -3/4। सबसे पहले हम ये करेंगे कि 81 का एलसीएम ले लेते हैं और देखते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लेके दिखा देती हूँ।
3 2 टाइम्स 6, यहाँ पे 2 कैरी आ जाएगा। 3 7 ज़ा 21, 3 9 टाइम्स 27, 3 टाइम्स 9 और 3 1 टाइम्स 3, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4। और नीचे अगर हम देखें तो 16 है, 16 का भी यहाँ पे देख लेते हैं कि फैक्टर्स क्या बनते हैं। 16, 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4 और 2 1 टाइम्स 2, ये भी 2 की पावर 4 आ गया। मतलब 4 दफ़ा 2 आया तो हमने इसको 2 की पावर 4 लिख लिया। और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर हमारे पास -3/4 है। उसके बाद इस माइनस को, ये जो आपकी पावर में है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे कि अंदर वाली जो दोनों टर्म्स हैं उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, मतलब उसको उल्टा के लिख देंगे। यहाँ पे मैं 2 की पावर 4 ऊपर कर दूंगी और 3 की पावर 4 को नीचे कर दूंगी। इससे क्या होगा कि जो ऊपर मेरे पास थी पावर, ये नेगेटिव थी, ये अब पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये जो 3 की पावर 4 है, हम पीछे एक रूल भी पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग सेपरेट सेपरेट डिवाइड के फॉर्म में दोनों के साथ लिख सकते हैं। तो एक दफ़ा मैं इसको 2 के साथ लिख लूँगी, मल्टीप्लाइंग 3/4, और एक ही दफ़ा अगली दफ़ा मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाइंग के फॉर्म में लिख लूँगी। ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला 4 और ये वाला 4 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे से अब हमारे पास रह जाएगा 2 की पावर 3, और नीचे भी क्या रह जाएगा, 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 होती है, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 जो कि होता है 8, और 3 की पावर 3 होती है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 जो कि बनता है 27। तो 8/27 इसका आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखें तो 3/4 के ऊपर जो पावर है वो नेगेटिव है, तो इसको भी पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म का रेसिप्रोकल ले लेंगे, और ये हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद ये डिवाइड के फॉर्म में है, जब भी डिवाइड का साइन आता है उसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है, और जब वो मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो राइट साइड पर जो टर्म होती है वो हमेशा रेसिप्रोकल ले लेते हैं हम उस टर्म का, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं 9/4 इनको भी ऑपोजिट फॉर्म में लिख दूंगी, उल्टा के लिख दूंगी, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। ये वाले रेसिप्रोकल इसलिए किया क्योंकि हमने वैल्यू को नेगेटिव को पॉजिटिव करना था। इसको रेसिप्रोकल हमने इसलिए किया क्योंकि डिवाइड के साइन को हमने मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट किया था। आगे मल्टीप्लाइंग 16/27 एज इट इज़ ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, मैं इसको 2 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख लूँगी, ओवर 3 एज इट इज़ ही रहेगा। और बाहर वाला 2 भी मैं इसी तरह लिख देती हूँ फिलहाल इस स्टेप में। यहाँ पे जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है, 3 टाइम्स 9 होता है, तो मैं इसको 3 की पावर 2 लिख लूँगी, और नीचे 4 अगेन 2 का स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर लिख लूँगी, और ऊपर जो है पावर 3 ही रहेगी। इसी तरह ये 16 जो है, हम लोग ऊपर भी कर चुके हैं कि वो 2 की पावर 4 होता है, और 27 जो है वो 3 की पावर 3 होता है, क्योंकि 3 करें अगर हम, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 टाइम्स 27, तो हमारे पास 27 आ जाता है 3 का क्यूब लेने से। इसके बाद यहाँ पे जो ऊपर पावर्स हैं अब इनको सॉल्व कर लेंगे। ये 2 के ऊपर आपने अभी पीछे ये पढ़ा है, रूल पढ़ा है कि अगर डिवाइड में हो और ऊपर एक की पावर हो तो आप उसको सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं, और जब बाहर एक पावर होती है और एक पावर अंदर होती है तो वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो 2 मल्टीप्लाई 2, नीचे 3 के ऊपर तो कोई पावर है नहीं तो 3 के साथ ऐसे ही 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 3 के ऊपर 2 मल्टीप्लाई 3, ओवर 2 के ऊपर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। अब इनको हम लोग मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये वाली टर्म्स बन गई हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारे टर्म आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, और इनमें से 2 टर्म्स ऐसे हैं जिनकी बेसिस सेम है। जैसे 2 है तो 2 एक दफ़ा यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे भी आया हुआ है, यहाँ पे भी आया हुआ है, 3 भी 3 टाइम्स यहाँ पे आया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे वो वाला रूल लगा लेते हैं जो हमने पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई या डिवाइड के फॉर्म में हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो ऐड हो जाती हैं, और अगर डिवाइड के फॉर्म में हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे पहले बेस लिखूँगी 2, यहाँ पे इसके ऊपर पावर है 4, मल्टीप्लाई था, यहाँ पे बेस के ऊपर पावर थी 4 और दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो ये 4 जो है इसके साथ प्लस की फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये 2 की पावर 6 नीचे लिखा हुआ है, ये हमारे पास इस फॉर्म में डिवाइड की फॉर्म में है। डिवाइड की फॉर्म में जब होता है तो हम लोग पावर को क्या करवा देते हैं, माइनस करवाते हैं। तो यहाँ पे मैंने साथ -6 भी लिख लिया क्योंकि इसकी इसकी और इसकी बेस सेम थी। आगे मल्टीप्लाई 3 में लिखूंगी। अब 3 के कौन कौन से हमारे पास पावर्स हैं, एक 6 है, वो तो एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे यहाँ पे 3 की पावर 2 है, लेकिन ये डिवाइड के फॉर्म में है, ओवर के फॉर्म में है, तो ये जब ऊपर होगा जाएंगे हम इसको लिखेंगे तो -2 होगा। और इसी तरह यहाँ पे 3 की बेस तो सेम है लेकिन ये डिवाइड के फॉर्म में है, और जब डिवाइड के फॉर्म में होता है तो हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये भी जब 3 ऊपर जाएगा तो
हम इसको माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद आप कैलकुलेटर यूज़ करना चाहते हैं कैलकुलेटर यूज़ कर लें। 4 + 4 8 होता है। 8 - 2 करेंगे तो 8 - 6 करेंगे तो आपके पास 2 की पावर 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 3 है, 3 के ऊपर 6 - 2 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, और 4 - 3 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर अगर हम लें तो 2 2 टाइम्स 4 होता है, और 3 की पावर 1 3 होता है, 4 3 टाइम्स 12 आ जाता है, और इसका आंसर 12 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि इसका पॉइंट खत्म कर लेते हैं। पॉइंट खत्म करने का तरीका वही है जो आप लोग बचपन से देख रहे हैं। 0.027 है, तो जहाँ पे पॉइंट होता है उसकी जगह लगा लेते हैं 1, और इसी तरह यहाँ पे जो जितने आगे नंबर्स होते हैं उनकी जगह लगा लेते हैं 0, और ऊपर ये -1/3 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारे पास ब्रैकेट एक ही थी, इसी ब्रैकेट के अंदर हमने चेंजिंग्स किए हैं, इसलिए ये -1/3 दोनों के साथ आ गया। अब ये ऊपर से पॉइंट तो हमने खत्म कर लिया, तो ऊपर सिर्फ हमारे पास क्या रह गया 27, 0027 रह गया, तो 00 पहले लिखने की जरूरत नहीं होती, और नीचे 1000 एज इट इज़। और ये जो ऊपर पावर है ये -1/3 ही है। अब हमें पता है कि यहाँ पे अगेन हमारे पास टर्म जो आ गई है वैल्यू वो पावर में, वो नेगेटिव में, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल ले लेंगे। वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल ले लिया और इसको 1/3 लिख दिया। अब ये वाला रूल भी हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी ऐसे हो कि आपके पास डिवाइड में एक ही पावर हो तो आप इसको सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हैं। तो मैं 1000 के साथ इसको सेपरेटली लिख दूंगी 1/3 को। आप चाहें तो यहीं पर ही इसके फैक्टर्स भी लिख लें, चाहे तो अगले स्टेप में लिख लें, और 27 के साथ इसको मैं सेपरेटली लिख दूंगी। अब 1000 जो होता है, मुझे ये बात पता है, आप यहाँ पे इसका करके देख लीजिएगा फैक्टर्स बना के, तो ये 10 की जो पावर होती है 3 होती है। आपको अगर जल्दी जल्दी भी करना है और कंफर्म करना है तो आप 10 × 10 × 10 कैलकुलेटर पे करके देखें तो वो 1000 ही आएगा। तो मल्टीप्लाइंग 1/3 जो इसकी पावर में था। इसी तरह जो 27 होता है ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है कि वो 3 का क्यूब होता है। 3 का क्यूब लिख लिया, पावर 3 लिख ली, इंटू 1/3। ये 3 और 3 कैंसिल, ये और 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे सब क्या रह जाएगा मेरे पास 10/3, और यही इसका आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप ये देखें तो ये वाला क्वेश्चन रेडिकल की फॉर्म में है, तो हम लोग इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लेते हैं। x की पावर 14 मल्टीप्लाइंग y की पावर 21 मल्टीप्लाइंग z की पावर 35 ओवर में लिखते हैं y की पावर 14 और साथ z की पावर 7। और ये हमारे पास था रेडिकल फॉर्म में। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बात पहले डिस्कस हो चुकी है कि जो यहाँ पे होता है उसको हम 1/, की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो मैंने 1/7 लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट अगेन वही हमारे पास रूल के सेपरेट सेपरेट सबके साथ हम इसको बाहर वाली टर्म को लिख सकते हैं, क्योंकि सब अंदर मल्टीप्लाइंग और डिवाइड की फॉर्म में। तो मैं x की पावर 14 के साथ 1/7 को सेपरेटली लिखूंगी, मल्टीप्लाइंग y की पावर 21 के साथ 1/7 को सेपरेटली लिखूंगी, और z की पावर 35 के साथ 1/7 को सेपरेटली लिखूंगी। इसी तरह ओवर में y की पावर 14 के साथ 1/7 को सेपरेटली लिखूंगी, और z की पावर 7 के साथ भी 1/7 को सेपरेटली लिखूंगी। अब यहाँ पे जिधर जिधर कटिंग होती है वहाँ पे हम लोग कटिंग कर लेंगे। 7 1 टाइम्स 7, 7 2 टाइम्स 14, 7 1 7, 7 3 21, 7 1 7, 7 5 टाइम्स 35। उसके बाद 7 1 टाइम्स 7, 7 2 टाइम्स 14, एंड 7 1 7, 7 1 7। तो यहाँ पे x की पावर सिर्फ रहेगी 2, y की पावर हमारे पास रहेगी 3, और z की पावर रहेगी हमारे पास 5। इसी तरह ओवर में अगर हम देखें तो y की पावर रहेगी 2 और z की पावर रहेगी 1। ठीक है, तो अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी भी मज़ीद ये सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि इनकी यहाँ पे बेसिस जो है कुछ कुछ सेम आ रही हैं। एक्स की तो कोई बेस नहीं है, तो एक्स तो एज इट इज़ ही आ जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे देखें तो वाई की दो बेसिस हैं जो सेम है, तो हम यहाँ पे इनकी पावर्स को आपस में सॉल्व करवा लेते हैं। अब ये ऊपर है, इसको तो एज इट इज़ लिख देंगे, लेकिन जो नीचे वाली है वो डिवाइड के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग इसके साथ माइनस के फॉर्म में लिख देंगे। इसी तरह जेड के साथ ऊपर तो 5 है, वो तो एज इट इज़ आएगा, लेकिन नीचे जेड के ऊपर पावर क्या है 1, और ये डिवाइड के फॉर्म में है, तो इसके साथ ये माइनस में आ जाएगी। तो ये एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, वाई के ऊपर जो पावर है 3 - 2 1 आ जाएगी, और जेड के ऊपर पावर 4 आ जाएगी। ये जो पावर 1 होती है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसका यही मतलब होता है कि वो 1 ही है, और ये इसका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों की निस्बत, लेकिन करने में आसान है। सबसे पहले हमने क्या करना है, 5 को एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। उसके बाद डॉट मतलब मल्टीप्लाई। 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो 25 आता है, तो मैं इसको 5 स्क्वायर की फॉर्म में लिख लूँगी। और n+1 जो बाहर है वो एज इट इज़ ही रहेगा। माइनस यहाँ पे अगेन 25 है जिसको मैं 5 स्क्वायर की फॉर्म में लिख लूँगी, और यहाँ पे 5 है उसके ऊपर मैं पावर इसकी एज इट इज़ ही रहने दूँगी, ठीक है। इसी तरह नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 है वो एज इट इज़ ही रहेगा, और यहाँ आगे 5 की पावर 2n+3 है वो भी एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई 25 नहीं है जिसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकें। माइनस 25 है, अगेन ये 5 का स्क्वायर होता है, इसको मैं 5 के स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगी, और n+1 एज इट इज़ ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 5 अगर आप देखें तो ये 2 और ये वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं लिख लूँगी 5। 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो वो 2n आ जाएगा, प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 2 1 टाइम्स 2 हो जाएगा। इसी तरह माइनस 5 स्क्वायर एज इट इज़, और 5 की पावर 2n जो है वो भी एज इट इज़ ही आ जाएगा। नीचे 5 और यहाँ पे भी 5 की पावर 2n+3 एज इट इज़ आ जाएगा। और अगर आगे हम देखें तो यहाँ पे अगेन अंदर 2 है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 की पावर 2n+2 हो जाएगा। अब अगर आपको याद हो तो हमारे पास वो रूल होता है कि अगर बेसिस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। यहाँ पे बेसिस सेम है, इसके ऊपर पावर है 1, मैंने आपको पहले भी बताया था कोई पावर ना हो तो 1 होती है, और इसके ऊपर पावर है 2n+2। तो 5 की पावर आ जाएगी 2n+2, और यहाँ पे 1 भी इसके साथ प्लस हो जाएगा तो 2+1। इसी तरह माइनस यहाँ पे भी 5 की पावर में ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम नीचे देखें तो नीचे भी 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 1 + 2n+3 हो जाएगा, माइनस 5 की पावर 2n+2 हो जाएगा। अब इनकी बेसिस को आपस में सॉरी पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। 5 के ऊपर पावर बन जाएगी 2n। n वाली टर्म्स n वाली में ही ऐड होती हैं, मतलब वेरिएबल्स और कांस्टेंट सेपरेट सेपरेट ऐड होते हैं। 2n एज इट इज़ आएगा, ये दोनों कांस्टेंट है 2 और 1, तो ये हो जाएगा 3, माइनस 5 के ऊपर पावर आ गई 2 + 2n, और नीचे वाले 5 के ऊपर पावर बन जाएगी 2n एज इट इज़ ही आ जाएगा, 3 + 1 4, और यहाँ पर 5 के ऊपर पावर आ जाएगी 2n+2। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा कॉमन लेना। कॉमन किस तरह से लेते हैं, कॉमन से मुराद ये होती है कि दोनों टर्म्स में कुछ ऐसा हो जो दोनों में एक जैसा हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो इस 5 के पास एक 2n है, इस 5 के पास भी 2n है, इस 5 के पास 3 नंबर्स हैं मतलब 3 है, और यहाँ पे इस 5 के पास 2 नंबर्स हैं मतलब 2 है। तो हमने इन दोनों में से जो एक जैसे है वो बाहर निकालना है। एक तो 5 की पावर 2n दोनों में एक जैसा है वो हमने बाहर निकाल लिया, और एक यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 3 है, मतलब 2 भी है इसके पास और एक फालतू है, तो हम लोग दो दो दोनों से बाहर निकाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने +2 को भी बाहर निकाल लिया, ठीक है। 3 में कॉमन नहीं ले सकती थी, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेती तो इसके वाले के पास वैल्यू के पास 3 नहीं था, लेकिन 2 इसके पास भी है और 2 इसके अंदर भी लाई करता है। तो 5 की पावर 2n+2 मैंने कॉमन ले लिया। अब इसमें आप देखें आधी चीज़ तो मैं कॉमन ले चुकी हूँ, 5 की पावर 2n तो हमने बाहर निकाल दिया, 3 में से भी 2 हमने बाहर निकाल लिया, सिर्फ कितना बच गया पीछे 5 के ऊपर पावर 1। इसी तरह माइनस एज इट इज़ आ जाता है दरमियान में, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो पूरे का पूरे ही हम यहाँ पे बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, तो सिर्फ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह नीचे वाली टर्म में हम देखिए कॉमन लेने के लिए तो क्या दोनों में कॉमन है, एक तो 5 की पावर 2n यहाँ पे भी दोनों के पास है, इधर भी है और इधर भी है। दूसरा यहाँ पे पावर है 4 और यहाँ पे पावर है 2। मैं 4 कॉमन दोनों से नहीं निकाल सकती क्योंकि दोनों के पास 4 है ही नहीं, लेकिन दोनों के पास 2 है। यहाँ पे भी 5 के पास 4 के अंदर 2 लाया करता है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2n+2 मैंने नीचे से भी कॉमन ले लिया। यहाँ से 5 की पावर 2n भी कॉमन में चला गया और 2 भी कॉमन में निकल गया, सिर्फ पीछे कितना रह गया 5 की पावर 2, क्योंकि 4 था 2 हम कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाता है अंदर जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। माइनस ये 2n+2 तो ऑलरेडी पूरा ही यहाँ पे बाहर कॉमन है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका। नेक्स्ट स्टेप मैं यहीं पर ही करती हूँ इसका। ये वाली टर्म ऊपर और नीचे आपस में कैंसिल हो जाएंगी। 5 की पावर 1 5 ही होता है, 5 - 1 होता है 4, और नीचे अगर आप देखें 5 का स्क्वायर है जो होता है 25, 25 - 1 करेंगे तो हो जाएगा 24।
4 1 टाइम्स 4, 4 6 टाइम्स 24। तो आंसर आपका बन जाएगा 1/6। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पिछले क्वेश्चन से मिलता ही है। आपको अगर पिछले वाला समझ आया तो आप ये वाला क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग 16 को 2 की पावर में लिख लेंगे। ये होता है 2 की पावर 4 और यहाँ पे x + 1 एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर हम 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो वो 2 का स्क्वायर आता है और साथ आता है 5। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे 20 है तो 2 10 टाइम्स 20, 2 5 टाइम्स 10 एंड 5 1 टाइम्स 5। तो इसका मतलब है कि 2 का स्क्वायर आ गया और साथ मल्टीप्लाई में 5 आ गया। 4 है, 4 भी हमें पता है कि 2 का स्क्वायर होता है, तो उसको भी मैं 2 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख लूँगी और इसके ऊपर पावर ऑलरेडी 2x है तो वो साथ इसी तरह आ जाएगी। ओवर में 2 की पावर x - 3 ऐसे ही आएगा क्योंकि 2 किसी का फैक्टर नहीं होता और 8 जो है वो 2 का फैक्टर में आ जाता है। 2 की पावर 3 आ जाएगी और साथ इसके ऊपर जो इसकी पावर है x + 2 वो एज इट इज़ लिख देंगे। ये सारा वही काम किया जो पिछले वाले क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेप में किया था। इसके बाद अगर आप ये देखें तो ये 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं 4 को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो वो 4x बन जाएगा, प्लस 4 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 4 1 टाइम्स 4 आ जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 2 टाइम्स 4, तो 2 की पावर 4x हो जाएगा, ओवर 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाइंग 2 की पावर 3 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 की पावर 4x + 4 तो एज इट इज़ ही रहेगा, बीच में प्लस है, लेकिन यहाँ पे 2 और इस 2 के दरमियान मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब है कि इनकी जो बेसिस हैं इनकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। इस वाले को इनके साथ इसलिए ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इनके दरमियान प्लस का साइन आ गया। जो पावर्स ऐड होती हैं वो मल्टीप्लाई के साथ होती हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई के बाद 2 की पावर 4x है, तो इसको मैं ऐड करके लिख दूँगी तो 2 + 4x हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग 5 एज इट इज़ ही आ जाएगा। नीचे भी सेम इसी तरह है, दोनों के की जो बेसिस हैं वो सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इनको भी हम लोग एक ही बेस के ऊपर लिख लेते हैं, x - 3 + 3x और प्लस 6। अब अगर आप ऊपर देखें तो जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में कॉमन लिया था, यहाँ से भी हमारे पास एक टर्म कॉमन बन जाती है। ये हमारे पास एक टर्म है और ये वाली जो टर्म है प्लस के साइन के बाद, नहीं मैं बात पहले भी मैंने आपको बताई थी, वो दूसरी टर्म है, ठीक है। तो इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ एक जैसी है, एक तो 2 बेस एक जैसी है, दूसरा 2 के ऊपर 4x और 4x ये एक जैसे है, और एक और चीज़ कि इसके पास 4 है और इसके पास 2 पावर है। तो हम लोग इसका मतलब है कि 2 के पास 4 तो नहीं है लेकिन 4 के अंदर 2 लाई करता है, तो यहाँ इन दोनों से हम लोग 2 2 जो है वो बाहर निकाल सकते हैं, तो हमने एज अ कॉमन बाहर निकाल ली, ठीक है। अंदर हमारे पास इस टर्म में क्या बच गया, 2 की पावर 4x तो बाहर है और 4 में से भी 2 हमने बाहर निकाल लिए, सिर्फ पीछे यहाँ पे क्या पावर बच गई 2, तो 2 के ऊपर पावर लगा देते हैं 2 प्लस, अब ये 2 + 4x ऑलरेडी सारे का सारा हम बाहर लिख चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ एक क्या रह गया 5 रह गया, ये वाली टर्म बाहर है तो सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 5 लिख दिया, ओवर 2 यहाँ पे इनकी जो टर्म्स हैं इनको आपस में हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी हो रही है कर लेंगे। एक्स वाली टर्म्स एक्स वाली में होती हैं और कांस्टेंट टर्म्स कांस्टेंट में होती है। एक्स और 3x कितना हो गया 4x -3 और +6, प्लस माइनस माइनस होता है तो 6 में से 3 माइनस किए तो ये क्या आ गया +3 आ गया। इसी तरह अब यहाँ पे 2 की पावर 4x + 2 एज इट इज़ लिखा, 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 + 5 लिख लिया और ओवर में इसको 2 की पावर 4x + 3 लिख लिया। अब अगर आप यहाँ देखें तो 4 + 5 तो हो गया 9, एक तो ये हम कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। दूसरी चीज़ ये है कि ये और ये बेस अभी भी सेम है, तो हम अगर चाहें तो इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिस सेम होने की वजह से जो इनकी पावर्स हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। यहाँ पे ये हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि इसकी दोनों पावर्स क्या होंगी नेगेटिव फॉर्म में चली जाएंगी, उनके साइन बदल जाएंगे। तो 2 की पावर 4x + 2 को मैंने एज इट इज़ रखा, इनको जब मैंने बेसिस को सॉरी पावर्स को ऊपर लेके गई हूँ तो -4x और -3 हो गया और 4 + 5 कितना हो गया 9 हो गया। ये -4x और +4x आपस में कैंसिल होगा और वैसे भी माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इनको हमने कैंसिल कर दिया।
2 में से 3 को माइनस करेंगे कांस्टेंट टर्म में, तो हमारे पास आ जाएगा 1, लेकिन 3 बड़ी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू का साइन लगता है, तो वो आ जाएगा 2 के ऊपर पावर -1 और साथ यहाँ पे क्या आ गया 9। अब आपको ये बात पता है कि हमने कोई भी टर्म नेगेटिव यहाँ पे नहीं रखनी, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उल्टा देते हैं। अब 2 को जब उल्टाएंगे तो ये ऊपर से कहाँ पे आ जाएगा, रेसिप्रोकल होके नीचे आ जाएगा। अब 2 के ऊपर पावर आएगी 1, +1, तो वो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो 9/2 जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में 64 के ऊपर पावर -2/3 है, आगे डिवाइड एंड देन 9 के ऊपर पावर -3/2 है। सबसे पहले 64 का हम यहाँ पे फैक्टर्स देख लेते हैं कि क्या बनते हैं हमारे पास। 64 अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो वैसे इसके 2 से भी फैक्टर्स आ जाते हैं और इसके 4 पे भी फैक्टर्स आ जाते हैं। हमने कोशिश ये करनी है कि फैक्टर्स हमारे पास इस तरह से बने कि ये जो इसके नीचे टर्म है 3, ये ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाए। जैसे पिछले हमने कुछ क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन किए थे कि अगर किसी का स्क्वायर आता है और यहाँ पे 1/2 होता है तो वो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि 64 के फैक्टर्स इस तरह से हों कि ये 3 नीचे वाला और यहाँ से पे कुछ 3 इस तरह से है कि वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। तो अगर मैं 2 से फैक्टर्स बनाऊंगी तो वो ज़रा ज़्यादा फैक्टर्स बनेंगे, वो क्यूब में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं 4 के फैक्टर्स बनाती हूँ 64 पे, तो ये देखिएगा 4 × 4 × 4 मतलब 4 का क्यूब 64 ही होता है। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली 64 लिख 4 का क्यूब लिख लूँगी, ठीक है। और -2/3। इसी तरह डिवाइड जो है एज इट इज़ आएगा और यहाँ पे 9 जो है वो हमें पता है कि 3 का स्क्वायर होता है और यहाँ पे नीचे भी 2 है तो वो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो मैं 9 को भी 3 का स्क्वायर की फॉर्म में लिख लूँगी और साथ मल्टीप्लाइंग में -3/2 लिख लूँगी, ठीक है। अभी यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लें या पहले ब्रैकेट में बल्कि इसको लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में कर लेंगे। उसके बाद अगर आप देखें नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे मैंने 3 से 3 को कैंसिल कर लिया और यहाँ पे 2 से 2 को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे 4 के ऊपर पावर -2 सिर्फ रह गई है और यहाँ पे 3 के ऊपर पावर जस्ट -3 रह गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 2 तरीके से कर सकते हैं कि पहले तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके वैल्यू को रेसिप्रोकल ले लें, इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। तो यही कर लेते हैं कि पहले 4 -2 है, डिवाइड जो है उसको चेंज करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई में। जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो जो राइट साइड पे वैल्यू होती है वो हम लोग उल्टा के लिख देते हैं, मतलब रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 के नीचे कोई टर्म नहीं है तो डेट मीन्स कि 3 के नीचे क्या है, 3 के नीचे 1 है। जब मैं इसको रेसिप्रोकल लूँगी तो ये आ जाएगा 1/3 की पावर -3, इस तरह से आ जाएगा। अब इसको मैं 4 की पावर -2/3 की पावर -3 इस तरह से लिख सकती हूँ क्योंकि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो अगेन 4 ही आएगा, ठीक है। अब ये दोनों अभी भी मेरे पास माइनस की ही फॉर्म में है, तो इनको पॉजिटिव करने के लिए अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इनका रेसिप्रोकल ले लूँगी। अब रेसिप्रोकल इसलिए ले रही हूँ ताकि इनके जो जो टर्म्स हमारे पास हैं वो पॉजिटिव हो जाए। अब 3 की पावर 3 ऊपर आ जाएगा और 4 की पावर 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। 3 की पावर 3 हमारे पास होती है, इसको आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लें, 3 × 3 × 3 तो वो 27 होता है और 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 होता है और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं वैसे ही जैसे हमने पिछले सारे क्वेश्चंस किए हैं। 3 की पावर n मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे 9 जो है ये 3 का स्क्वायर होता है तो मैं इसको 3 का स्क्वायर की फॉर्म में लिख लूँगी, 3 का स्क्वायर। और यहाँ पे n+1 जो है बाहर एज इट इज़ ही आ जाएगा। सिमिलरली नीचे भी हमारे पास 3 की पावर n+1 है, -1 है, वो ऐसे ही आएगा और यहाँ पे 9 है तो 9 को मैं 3 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख लूँगी और साथ जो n-1 है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। उसके बाद 3 की पावर n ऐसे ही आएगा और यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो आपको ये बात पता है कि 2 जो है n+1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक दफ़ा 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 2n हो जाएगा और एक दफ़ा 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो वो 1 हो जाएगा। एक दफ़ा 3 की और पावर 2n आ जाएगी प्लस 3 1 टाइम्स 2 आ जाएगा। इसी तरह नीचे भी 3 की पावर n-1 तो एज इट इज़ रहेगा और साथ 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर एक दफ़ा ये 2 n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर 2n हो जाएगा, -2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद हमें पता है कि ये जो बेसिस हैं ये दोनों सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 की पावर को n प्लस 2n और +2 इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि यहाँ पे भी दोनों बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स भी आपस में ऐड हो सकती हैं। तो n-1 +2n और -2। अब यहाँ पे आप देखें कि n और 2n है तो n+2n हमारे पास कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 3 की पावर 3n कर लेती हूँ और +2 एज इट इज़ ही आ जाएगा, ठीक है।
ओवर में यहाँ पे 3 के ऊपर एक n है और एक ये +2n है, ये पे 3 की पावर कितनी बन जाएगी, 3n हो जाएगी, -1 और -2 ये हो जाता है -3। इसको मैं इस तरह से लिख लेती हूँ। अभी अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे भी हमारे पास बेसिस सेम है, लेकिन यहाँ पे बेसिस जो है वो डिवाइड की फॉर्म में। जब डिवाइड की फॉर्म में होती हैं तो जो टर्म्स होती हैं उनको हम लोग माइनस की तरह लिखते हैं, ठीक है, माइनस में लिखते हैं। तो 3n+2 तो ऐसे ही रहेगा। जब इन वाली टर्म्स को मैं माइनस में लिखूंगी तो जब 3n के साथ में माइनस लगाऊंगी वो तो चले हो गया माइनस, लेकिन ये तो ऑलरेडी माइनस है। इसके साथ जब माइनस का साइन आएगा तो वो माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा +3, ठीक है। इन शॉर्ट आप ये याद रखें कि जब भी डिवाइड के फॉर्म में आपने इस तरह से पावर्स को ऐड करना होता है तो अगर पॉजिटिव का साइन होता है तो वो नेगेटिव में हो जाता है और नेगेटिव वाले जो है वो पॉजिटिव में हो जाते हैं, मतलब साइंस ऑपोजिट हो जाते हैं। इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखें एक ये एन वाली टर्म है और एक ये एन वाली टर्म है, तो 3 की पावर यहाँ पे आ जाता है -n और यहाँ पे एक 2 है और एक यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3n है और यहाँ पे -3n है, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। और ये +2 है और ये +3 है, तो ये क्या हो जाता है 3 की पावर 5 हो जाता है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये माइनस नहीं है। अब 3 की पावर 5 क्या होता है ये हम कैलकुलेटर पर देख लेते हैं। आप डायरेक्ट भी 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं और 3 के ऊपर ये पावर का करके 5 लिख लें तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि 243 है। तो ये आ गया आंसर 243 और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही हमने करना जैसे हमने पिछले सारे क्वेश्चंस किए हैं। सबसे पहले 5 की पावर n+3 एज इट इज़ ही आ जाएगा, -6 को भी ऐसे ही लिख लेंगे और ये जो 5 की पावर n+1 है इसको भी एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल मैं क्वेश्चन को ही अगेन लिख रही हूँ। नीचे 9 है, वैसे तो हम इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे लिखना कंपलसरी नहीं है। आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो ऐसे ही इसको सॉल्व कर लें, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। 5 की पावर n यहाँ पे भी इस टर्म में भी हमारे पास है, -5 की पावर n इस टर्म में भी हमारे पास है। हम चाहें तो यहाँ पे 5 की पावर n को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से मैंने 5 की पावर n कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या रह गया 9, माइनस यहाँ से 5 की पावर n कॉमन निकाल लिया तो पीछे क्या रह गया 4, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। इसी तरह अगर अब आप ऊपर वाली टर्म को देखें तो इस टर्म में ये जो है हमारे पास माइनस के साइन से पहले ये एक टर्म है, माइनस के बाद जो दूसरी है ये पूरी दूसरी टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 5 की पावर n है, यहाँ पे मेरे पास 5 की पावर n है, एक चीज़ सेम हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 5 के ऊपर पावर 3 है लेकिन यहाँ पे 5 के ऊपर पावर 1 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से मैं 3 तो बाहर नहीं निकाल सकती क्योंकि यहाँ पे तो 3 वैल्यूज़ हैं लेकिन यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं ही नहीं मेरे पास, यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू है। लेकिन मैं यहाँ से भी 1 निकाल सकती हूँ और यहाँ से भी 1 कॉमन निकाल सकती हूँ। तो एक तो 5 की पावर n जो दोनों में एक जैसे वो निकाला बाहर, दूसरा 1 कॉमन निकाले क्योंकि 1 इधर से भी आ सकता है कॉमन और इधर से भी आ सकता है। तो इस टर्म में पीछे 5 की पावर n तो बाहर निकला है, सब क्या बच गया 5 और एक बाहर है तो पीछे 2 रह गया ना, तो 5 का स्क्वायर रह गया। माइनस यहाँ पे ये तो पूरी की पूरी बाहर है n+1 समेत, ठीक है। तो यहाँ पे सब क्या रह गया 6 रह गया। इसी तरह नीचे अगर हम देखें तो ये 5 की पावर n है और 9 - 4 कितना हो जाता है 5 हो जाता है, ठीक है। ऊपर अगर आप देखें तो 5 की पावर n+1 इसको एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। और आगे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25, 25 - 6 ओवर नीचे क्या रह जाता है 5, ठीक है। और यहाँ पे 5 की पावर n, तो नीचे भी अगर आप नोटिस करें तो बेसिस सेम है तो इनकी पावर जो है वो ऐड हो सकती हैं। 25 - 6 करेंगे तो वो 19 हो जाएगा। ये काम बल्कि हमें पिछले स्टेप में ही कर देना चाहिए था। 5 पावर n और इसके 5 की पावर क्या है 1 है तो n+1, ये और ये ऊपर नीचे सेम हो गए, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 5 पावर n और इसके 5 के ऊपर पावर 1 थी तो n+1, तो ये 5 पावर n+1 लिख लिया क्योंकि बेसिस सेम थी, बीच में मल्टीप्लाई है तो इनके पावर्स ऐड कर ली। ऊपर और नीचे टर्म सेम हो गए, दोनों को कैंसिल कर लिया, ये यहाँ पे 19 रह गया तो 19 इसका आंसर है। यहाँ पे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।